हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग पढ़ेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने कवर कर लिया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन अमोएबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन सी न्यूट्रिशन होती है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी न्यूट्रिशन होती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा डाइजेशन पार्ट लेता है। डाइजेशन जो होता है वो होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस बना दिए जाते हैं किसके? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे? देखो, यहाँ हमारे पास क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हमने इसको छोटे 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 सिंपल पार्टिकल्स में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उसमें डाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैं आपको इसका बिल्कुल एक अच्छा डायग्राम से इसको समझाती हूँ। हर एक पार्ट लेबल्ड, फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ टू स्टमक। ठीक है, ये खाने को ट्रांसपोर्ट करती है, माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो हमारा फूड होता है वो कैसे मूव करता है? वो एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, the rhythmic contraction and relaxation of food pipe to move food, ठीक है, the rhythmic contraction and relaxation of food pipe to move food forward, ठीक है, is called पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, देखो इसको मैं समझाती हूँ ये होता क्या है। देखो ये हमारी फूड पाइप है। ठीक है, दिस वन इज आवर फूड पाइप। तो यहाँ पे जो हमारा फूड है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्ड है, ये फूड है। ठीक है, ये हम फूड लेते हैं, तो ये हमारा ऐसे फूड है, अभी दिख रहा है। ठीक है, ये खाना है। तो ये कैसे मूव करेगा, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें मूवमेंट कैसे होती है? खाना नीचे भी पास हो रहा है, तो जहाँ पे फूड होगा वहां से जो क्या होगी, फूड पाइप वहां से क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, जहाँ पे फूड नहीं है, फिर जहां से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये पार्ट क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिलैक्स। ठीक है, तो जो अभी जब खाना यहाँ है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ रिलैक्सेशन हो रही है। अब देखिए, अब क्या हुआ? खाना यहाँ आ गया। ठीक है, खाना वहां से यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या होगी? अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक मतलब रिदम क्या होती है? हम एक रिदम में गाएं, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो वो एक रिदम है, ये 7 म्यूजिकल नोट्स दे आर इन रिदम। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फूड पाइप की जब होती है खाने को आगे मूव करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। द rhythmic contraction and relaxation of food pipe to move food along food forward is called पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो हमारा इसोफेगस का फंक्शन भी कंप्लीट हो गया कि ये खाना है ना जो, ठीक है, वो उसको माउथ से स्टमक तक ले जाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हमारा इसोफेगस पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट को देखते हैं हम।
देखिए फिर आता है हमारा स्टमक, फिर खाना आ गया स्टमक, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टमक क्या होता है, लिखो पहले इसके बारे में, स्टमक, ठीक है। स्टमक इज अ जे शेप, स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन। ये किस शेप में होता है, कुछ ऐसा बना होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है। अच्छा यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो फूड होता है वो यहाँ पे 1 से 2 घंटे तक रहता है, ठीक है। अब देखो जो ये स्टमक होता है इसकी वॉल पे कुछ सेल्स लगे होते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स लगे होते हैं, मतलब हालांकि वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगे होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। गैस्ट्रिक वर्ड किससे रिलेट होता है, स्टमक से, गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस पढ़ते हैं, तो सॉरी इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के एंजाइम रिलीज करता है, तो मैं एंजाइम्स की भी डेफिनेशन सॉरी तुम्हें एंजाइम्स की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, मैं एंजाइम्स की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, लिखो द केमिकल्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर केमिकल्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम, chemicals, chemical substances which help in digestion of food, ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था माल्टोज होता है, माल्टोज किस में हेल्प करता है, वो माल्टोज क्या कर रहा था, जो स्टार्च था, ये हमारे पास स्टार्च है, उसको किस सॉरी जो सलाइवरी अमाइलेज था वो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक 3 टाइप्स के एंजाइम रिलीज करता है। सबसे पहला आता है हमारा HCl, फिर आता है हमारा पेप्सिनोजन, ठीक है, फिर आता है हमारा पेप्सिनोजन, और थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा म्यूकस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको HCl के बारे में बताती हूँ, सॉरी देखो HCl पहली बात होता क्या है, HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही HCl बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारे स्टमक में, जो अभी मैंने बताया ना कि क्या यहाँ बताया ना मैंने कि यहाँ पे 3 एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, पेप्सिनोजन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पेप्सिनोजन है ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे ऐसा कुछ होता है, हमारा स्टमक है तो ये पेप्सिनोजन कुछ ऐसा पड़ा है, इसके ऊपर कुछ बोतल पे ढक्कन लगा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो ये जो पेप्सिनोजन है ये कब वर्क करेगा, जब इस पे से ढक्कन हट जाएगा तभी एंजाइम रिलीज होंगे, ठीक है। तभी एंजाइम रिलीज होंगे जब ये ढक्कन हट जाएगा। तो ये जो पेप्सिनोजन होता है वो क्या होता है, वो होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। जब हम आगे बढ़ेंगे तब समझ आएगा कि पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है। अभी इतना नोट करो कि जो HCl होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प इन एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिव करेगा। दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये जो फूड के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं ना, उनको भी किल करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया कम along with food,
ठीक है, जो खाने के साथ साथ आ जाते हैं उन बैक्टीरिया को भी किल करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट करिए, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पेप्सिनोजन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पेप्सिनोजन, तो आपको सिंपली क्या लिखना है इसकी डेफिनेशन में, इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम secreted from stomach। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ठीक है, तो ये पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन इतना है। फिर हम आगे देखते हैं पेप्सिन क्या होता है। अभी हमने देख लिया कि हमारा जो HCl है वो क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना रहा है। तो पेप्सिन का भी कुछ फंक्शन होगा। पेप्सिन क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पेप्सिन है जो वो डाइजेशन में हेल्प करती है, किसकी, प्रोटीन की। इसलिए जो HCl होता है वो इसको क्या करता है, उसको एक्टिव करने में हेल्प करता है। तो वो इसको एक्टिव बनाता है ताकि ये इजीली क्या कर सके, प्रोटीन डाइजेशन कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा, मैंने थर्ड एक और बताया था, वो था हमारा म्यूकस। अब देखो मैंने बताया HCl है जो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड है, तो ये हमारे स्टमक को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हार्म ना करे जिस टाइम डाइजेशन होने लगती है, तो एक म्यूकस होता है, वो कुछ ऐसी एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर स्टमक के अंदर बना देता है। तो म्यूकस क्या करता है, इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ HCl। HCl के हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उनसे बचाने में म्यूकस हेल्प करता है। तो इससे एक बात आप लोग ने नोट कर लीजिए कि ये जो तीनों होते हैं, HCl किस में हेल्प करेगा, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और म्यूकस क्या करेगा, HCl को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ताकि मतलब HCl के हार्मफुल इफेक्ट को, तो तीनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, एसिडिटी। ठीक है, सुना है, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो इसी एसिडिटी को हम एक और वर्ड बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्यों बोलते हैं इसको, देखो क्या होता है, जब हमारे स्टमक में, बोलते हैं ना कि जब स्टमक के अंदर ज्यादा क्या हो जाता है, जब हमारे स्टमक में ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड हो जाती है, उसी स्टेज को हम एसिडिटी बोलते हैं। तो इसको पेप्टिक अल्सर इसलिए बोला जाता है। देखो क्या होगा, जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड की जो अमाउंट होगी वो ज्यादा रिलीज होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे स्टमक में क्या होगा, जब ज्यादा एसिड रिलीज होगा तो ज्यादा पेप्सिन बनेगा। ठीक है, ज्यादा पेप्सिनोजन एक्टिव होगा और पेप्सिन बनेगा, तो ज्यादा पेप्सिन बना क्योंकि ज्यादा एसिड रिलीज हुआ। लेकिन उस टाइम जो म्यूकस होता है वो कम रिलीज होता है, या फिर एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से उस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर भी बोला जाता है। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इट इज अ कंडीशन, ठीक है, इट इज अ कंडीशन in which amount of HCl secreted is very high। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन या इसके डायग्नोसिस क्या करें, देखो ये आपने पढ़ा है कि जब भी कोई एसिड होता है उसको हमें अगर न्यूट्रल करना है, ठीक है, उसको न्यूट्रल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड के साथ बेस लेना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इन केस हम क्या लेते हैं, हम कोई भी बेस इनटेक करते हैं जिससे ये जो कंडीशन होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम बेस क्या लेते हैं, या तो हम इनो लेंगे, ENO, ये बहुत फेमस होता है इनो, या फिर हम क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया। ठीक है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे इन केस। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखो, अब हमारा स्टमक भी कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। स्टमक में हमने पढ़ा HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो किस में हेल्प करता है, जो एक एसिडिक मीडियम बनाता है। क्या बनाता है? ये एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम किसके लिए बनाता है? वो एसिडिक मीडियम बनाता है पेप्सिनोजन। ठीक है, वो पेप्सिनोजन के लिए एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि वो पेप्सिन बन सके। और ये पेप्सिन किस में हेल्प करती है? प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, फिर एक म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, म्यूकस किस में हेल्प करता है? वो स्टमक को बचाता है। वो कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ लगा लेता है जब क्या होता है? HCl रिलीज होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लीवर के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी होती है उसका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। अगर मैं बात करूं सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन की, ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इज लीवर। तो लीवर हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, वो कुछ ऐसा शेप का होता है। यहाँ पे एक गाल ब्लैडर लगा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लीवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका सबसे पहले डाइजेशन में जो रोल होता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट सिक्रेटेड बाइल। ठीक है, इट सिक्रेट्स बाइल। ये बाइल जूसेस सिक्रेट करता है। ठीक है, और ये बाइल जूसेस किस में हेल्प करते हैं? बाइल जूसेस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आप सोच रहे हैं इमल्सिफिकेशन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि जो प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट किया किसने? पेप्सिनोजन ने। तो फैट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट नहीं बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलेंगे। ठीक है, तो लीवर क्या करता है? ये बाइल जूसेस सीक्रेट करता है और बाइल जूसेस क्या करता है? दे हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, उनका ज्यादातर लीवर क्या मिलते हैं? डैमेज मिलते हैं। ठीक है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हेल्प करते हैं रिमूव करने में बॉडी से। देखो ये क्या करते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, जैसे हमारी बॉडी में जो डेड आरबीसीज होते हैं, ठीक है, जो डेड आरबीसी होते हैं उनका जो वो आते हैं लीवर के अंदर और अपना जो उनके पास हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है, मतलब हीमोग्लोबिन से जो वो हीमोग्लोबिन लॉस कर चुके होते हैं वो सेल। ठीक है, तो वहां से न्यू सेल वहां से डेड सेल रिमूव होने होते हैं बॉडी से। ठीक है, जो डेड है वो बॉडी से बाहर होंगे क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। तो एक कंडीशन में जब ये जो एक सब्सटेंस बनता है बिलीरुबिन, ये क्या होता है? ये येलोइश सब्सटेंस होता है, ये येलो कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि डेड आरबीसीज के रिमूव के लिए रिमूव करना है वही सब्सटेंस। जो डेड आरबीसीज है एक सब्सटेंस बना रहे हैं बिलीरुबिन, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। इन केस वो बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? हमें जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं पीलिया। ठीक है, पीलिया, जब पूरी बॉडी येलो कलर की हो जाती है तो वो येलो अपीयरेंस क्यों होती है? क्योंकि जो डेड आरबीसीज है वो बॉडी से बाहर नहीं निकले और बिलीरुबिन अभी भी है। तो बॉडी के अंदर क्या होने लगता है? बॉडी के अंदर येलोइशपन हमें देखने को मिलता है और इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, तो उस टाइम हम बॉडी को जॉन्डिस वो करता है। तो जॉन्डिस किसके उससे होता है? लिवर में जब आरबीसीज से जो सब्सटेंस बिलीरुबिन बन रहा है वो रिमूव नहीं हो पाता। तो ये था लीवर का फंक्शन। ठीक है, लीवर के साथ मैंने बताया एक छोटा सा ऑर्गन और अटैच होता है, दिस वन। ठीक है,
यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर। ठीक है, गॉल ब्लेडर, इसका क्या फंक्शन होता है, ये अपने अंदर जैसे यहाँ पे बाइल सिक्रीट किया लीवर ने, तो इट टेम्परेरली स्टोर्स बाइल जूसेस। ठीक है, ये टेम्परेरली बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, और फिर जब डाइजेशन होगी तो वो रिलीज करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है केस में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर अगर स्टोन हो जाता है तो डॉक्टर्स गॉल ब्लैडर को बॉडी से निकाल भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बस बाइल जूस तो स्टोर कर रहा है, तो फिर जब ये रिमूव हो जाता है बॉडी से तो वो ऑयली, ठीक है, जंक फूड ये सब नहीं खा पाते। ठीक है, फिर डाइजेशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो वो बहुत कम करना पड़ता है। तो ये हमारा लीवर का और गॉल ब्लैडर का फंक्शन था। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक बना के दिखा रही हूँ, ये था हमारा स्टमक। ठीक है, और यहाँ से हमारी शुरू हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैंने ग्रीन करके बताया, ये वाला पार्ट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक मिलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडोनम। ठीक है, तो इस ड्यूडोनम पार्ट कौन सा होता है, वेयर स्टमक एंड इंटेस्टाइन मीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले पेनक्रियाज का फंक्शन बता देते हैं, फिर बताएंगे। तो पेनक्रियाज क्या होता है, इसके बारे में भी लिखिए। देखो, पेनक्रियाज जो होता है, इट इज अ ड्यूल ग्लैंड। इट इज अ ड्यूल ग्लैंड। ड्यूल का मतलब क्या होता है, ये दो फंक्शन करता है। ठीक है, एक तो ये होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये होता है हमारा पिंक कलर लीफ शेप्ड ग्लैंड फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंडोक्राइन होता है और एक्सोक्राइन होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन कौन से होते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं और हार्मोन्स भी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्यूल ग्लैंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका एक्सोक्राइन फंक्शन पढ़ेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन हम इसका नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो अभी इसका फंक्शन देखो, ये क्या सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। ये रिलीज करता है हमारा सबसे पहले पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और दूसरा ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये दो एंजाइम्स रिलीज करता है। अब देखिए, पैनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, ये अमाइलेज हमने वहां पे भी पढ़ा था, सलाइवरी अमाइलेज। तो हाँ, ये जो माल्टोज आया है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। ठीक है, और ये जो ट्रिप्सिन है, जो आगे प्रोटीन है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, ये क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। ये जैसे हमारे पास अभी एक मॉलिक्यूल मैंने लिया कि ये जो पूरा था ये स्टार्च था। ठीक है, तो जब माउथ में थे ये, पहले हमने ये फूड इनटेक किया। ठीक है, ये फूड इनटेक का केस है। जब तक ये माउथ के अंदर गया, माउथ में इसकी क्या होगी, पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया ये, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्टेड हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ, तो वहां क्या बन गया, कुछ ऐसा हो गया, थोड़ी सी डाइजेशन हुई। लेकिन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक आया, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे पॉलीमर्स में बढ़ गया, पॉलीमर चेन्स बन गई इसकी। इसको क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स। वही बात है कि हम एक सिंगल यूनिट को ब्रिक बोल रहे हैं। जब वो ब्रिक एक लाइन में लग गई, मतलब उसने पूरी एक वॉल बना दी,
हम उसको पूरे को वॉल बोल रहे हैं। जब ये 4 वॉल्स आपस में मिल गई हम उसको रूम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जब पूरा खाना लिया तो ऐसी चेन थी, फिर पार्शियली डाइजेस्टेड, फिर ये कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो गई है। ठीक है, तो ये जो ड्यूडोनम पार्ट होता है इसको देखिए, ड्यूडोनम पार्ट जो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ से जो बाइल डक्ट है वो आ रही है। ठीक है, दिस वन इज बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या रिलीज कर रही है, यहाँ पे बाइल रिलीज कर रही है, जो कि क्या कर रहा है, फैट को इमल्सिफाई कर रहा है, किसमें, फैटी एसिड्स में। ठीक है, फैटी एसिड में वो कर रहा है। फिर यहाँ पे थी हमारा पेनक्रियाज था, यहाँ पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है जो क्या रिलीज कर रही है, वो रिलीज कर रही है यहाँ से पेनक्रियाटिक अमाइलेज और पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे 3 मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, यहाँ पे फूड जो होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड, तो यहाँ पे आके खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर खाना कहाँ पे आके फुल डाइजेस्ट होता है, तो वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, अब हमें ये भी याद रखना है कि जो स्टार्च था उसका क्या बन गया है, ग्लूकोज बन गया। फिर स्टार्च के बाद क्या आता है, प्रोटीन। प्रोटीन का क्या बन गया है, प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स बन गया है। उसके बाद हमारे पास फैट था, फैट का हमारा क्या बन गया, फैटी एसिड बन गया, या कुछ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी बन चुका है। ठीक है, तो ये था। तो देखो अब तक हमारे दो प्रोसेस, होलोजोइक न्यूट्रिशन के 2 प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं। एक तो था इंजेशन जिसमें खाना लिया था, ये कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमारा डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, डाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। फिर जो हमारा तीसरा प्रोसेस आता है वो क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैंने इंजेशन भी बता दिया, इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या होता है इंजेशन, द इनटेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस in which the digested nutrients, ठीक है, are absorbed। जो ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड ये बने हैं, अब हम इनको क्या करेंगे, इनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन और जो कंप्लीटली डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। देखो क्या होता है, ये अगर हम एक स्मॉल इंटेस्टाइन बनाए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके जो सरफेस होता है उस पर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाई। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस present in small intestine, ठीक है, which help in absorption of food। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इतने से एरिया में बहुत सारी होती है, बिकॉज ये कोइल्ड फॉर्म में पड़ी होती है। तो अगर आपसे पूछे वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइड इन कोइल्ड फॉर्म, तो इसका आंसर क्या होगा, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, अब देखो एक विलाई का अगर हम देखें, तो जैसे ये एक विलाई बना देती हूँ मैं, तो एक विलाई कुछ, सॉरी, देखो ये एक विलाई ऐसे है, ये
ठीक है। तो ये सरफेस से अटैच है, तो इसमें क्या होता है, बीच में एक होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फ होता है, ये होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल। इसमें से क्या होगा, इसमें फैट एब्जॉर्ब होगा, फैट एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, लिम्फेटिक वेसल में। ये हम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी इतना याद रखो कि फैट लिम्फेटिक, ये येलो कलर का लिम्फ होता है, उसमें स्टोर होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ से आती हैं आर्टरीज, ठीक है, ये होती हैं आर्टरीज। इसके बारे में भी हम आगे सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, तब ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। इधर होती है हमारे बीच में कैपिलरीज बनती है, यहाँ आती है वेन, ये होती है वेन, ठीक है। तो यहाँ पे इस सरफेस पे भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, विलाई के ऊपर भी क्या होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये भी क्या करती है, ये भी छोटे छोटे एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा था डायग्राम फॉर विलाई, ठीक है। तो विलाई का काम समझ में आए, ये ऐसे एब्जॉर्प्शन करने में, यहाँ से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है, फिर ये पूरे बॉडी के अंदर घूमेगा, ठीक है। तो हमने देखो कितना कवर कर लिया, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का मैं यहीं पे आप लोगों को समझा देती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो खाना बच गया है अब उसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर होते हैं, वाटर और मिनरल्स होते हैं, वो भी कुछ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो खाना जो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला वो लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा, फिर यहाँ पे रेक्टम होगा और एनस होगा, वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ एक स्पिंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिंटर, स्पिंटर मसल्स बोलते हैं जिनको। वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे ऐसे जकड़ के बैठे होते हैं खाने को, कि जो खाने का दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, ठीक है, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ फूड, ठीक है। जो हमने खाना खाया, अब हम खाना खा के लेट गए, तो ये नहीं भी हमारा खाना वहीं अटका रहे, नहीं, यहाँ पे जो एक बार खाना आ गया वो वापस नहीं जा सकता, ठीक है। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ फूड, जो हमने एक बार खाना खाया वो वापस ना जा सके, ठीक है। तो रेक्टम और जो एनस मसल्स होती है, उनके थ्रू फूड जो होता है, फूड इज रिमूव फ्रॉम बॉडी, ठीक है। खाना क्या होता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो जितना हमने पढ़ा एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो द एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो ये हमने अभी पढ़ा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल या गट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक कहाँ से होता है, माउथ से एनस तक होता है, ठीक है। फिर देखिए फूड इज च्यूड एंड मिक्स विद सलाइवा इन माउथ विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ। सलाइवा विच कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है, खाने को जो स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज, ठीक है। तो ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा माल्टोज क्या होता है मैं बता देती हूँ। माल्टोज ये होती है एक टाइप की डाइसेक्राइड शुगर, ठीक है, डाइसेक्राइड शुगर होती है, मतलब दो टाइप की शुगर से मिलके बनी होती है। फिर सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, मैंने बताया था हमारे माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। The food is converted into smaller particles and made smooth by mixing it with mucus and saliva. It is now called bolus. Bolus क्या होता है, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लो। bolus क्या है, when जो माउथ के अंदर जो फूड था, माउथ में जो फूड है वो किसके साथ मिक्स हो गया है, उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, ठीक है, और वो अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं bolus, ठीक है। ओके देन नोट, The bolus moves down through the esophagus by peristaltic movement. मैंने बताया आपको peristaltic movement क्या होती है, the rhythmic contraction and relaxation of food pipe, ये ऐसे पढ़ा था ना, ठीक है। The rhythmic contraction and relaxation of food pipe to move food along it is called पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है वहाँ HCl, गैस्ट्रिक जूसेस और पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूसेस, म्यूकस, ये सब क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, किसके लिए, ताकि पेप्सिन
एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, म्यूकस क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करता है ताकि वो कोई हार्म ना करे हमारे स्टमक पे, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है, पेप्टाइड्स, फिर वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle called the pyloric sphincter or pylorus। देखो मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पे इसोफेगस और स्टमक के बीच में कुछ स्पिंटर मसल्स लगी हैं जो क्या किस में हेल्प करेंगी कि जो फूड है वो वापस ना जाए, ठीक है। तो जो खाना है वो वापस ना जाए, तो इन स्पिंटर को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक या पाइलोरस स्पिंटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा वहां पे भी स्पिंटर मसल्स लगे होंगे, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, एब्डोमेन में पाई जाती है। अच्छा, ये कॉइल्ड फॉर्म में क्यों होती है, ये याद रखना, ताकि ये किस में हेल्प करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है डाइजेशन के लिए। ये 6 से 7 मीटर लेंथ में लंबी होती है और कितने 2 से 3 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है, ऐसे चौड़ाई में 2 से 2, ठीक है। फिर आता है बाइल और पेनक्रियाटिक जूसेस, बताया था ना इस पार्ट में जो ड्यूडेनम पार्ट होगा यहाँ पे आ जाएंगे सभी, यहाँ पे सभी आ जाएंगे, यहाँ पे सभी आ जाएंगे और यहाँ पे डाइजेशन होगी फिर, ठीक है। तो देखो बाइल एक्ट ऑन द फैट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉल फ्लैट ड्रॉपलेट्स, या हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। यही प्रोसेस क्या होता है, ये होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आगे देखो, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूसेस कंटेन डाइजेस्ट डिफरेंट एंजाइम्स, कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, पेप्साइड, आप लोगों को बस ये दो याद रखने, ठीक है। तो कौन कौन से, एक तो पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक लाइपेज, इसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो विच जो फूड को आगे कार्बोहाइड्रेट जो था उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ओके, लाइपेज भी फैटी एसिड में हेल्प करता है, यहाँ पे एक और नोट कर लो, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। फिर आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने पार्शियली कंप्लीटली डाइजेशन हो जाती है, बस वहाँ क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। The digested food is then absorbed by the walls of small intestine। तो small intestine की walls present हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, विलाई प्रेजेंट होती है, विलाई के ऊपर भी क्या होती है, माइक्रोविलाई, ठीक है। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, वहाँ पे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का किसमें, रेक्टम में भेज दिया जाता है और वो बाहर, ठीक है, कर दिया जाता है। अच्छा, ओपनिंग ऑफ एनस किससे कंट्रोल की जाती है, मतलब ये तो नहीं हर टाइम वहां से अनडाइजेस्टेड फूड निकलता रहेगा, नहीं, वहां पे भी कुछ स्पिंटर मसल्स लगे होते हैं जो अलो करते हैं कि कब डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना है। तो अब तक हमारा एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो गया, तो अभी हमारा जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन है, वो आगे हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आप लोगों को डिटेल में समझ आएगा। तो अभी हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसके कुछ नोट्स रहे, हालांकि मैंने वो जो डिटेल में बताया है, ठीक है, एक बार इसको और नोट डाउन कर लिए। खाना माउथ से लिया जाता है, इसोफेगस से जाता है, स्टमक में आता है, 1-2 घंटे रहता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो निकाल दिया जाता है थ्रू एनस, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इतना उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ के आइए, ठीक है। हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।